हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल लर्नर्स। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आप लोगों का होस्ट मिस्टर संदीप और स्वागत करता हूं आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल सिविल लर्नर्स पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो एक सिविल इंजीनियर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। दोस्तों, ये क्वेश्चंस हर एक उन सिविल इंजीनियरों के लिए जानना जरूरी है जो फ्रेशर्स है, जो पहली बार साइट पे जा रहे हैं, उसके लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये ऐसे क्वेश्चंस जो मैं इसका सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, वो क्वेश्चंस आप लोगों को मैं अपने YouTube चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा ही। तो प्लीज 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 यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बगल में दिए गए बेल आइकन को बटन में दबाना ना भूले, ताकि सबसे पहले आप लोगों को सिविल लर्नर्स देखने को मिले। तो दोस्तों, सिविल इंजीनियर पहले होता क्या है? दोस्तों, सिविल इंजीनियर होता क्या है? सिविल इंजीनियर एक इमेजिनेशन है। दोस्तों, सिविल इंजीनियर एक इमेजिनेशन है, सोचने का क्षमता है। कैसे हम लोग किस चीज को सोचते हैं, कोई भी किसी जगह पे यदि हम लोग हैं, हम लोग को चारों तरफ सिविल इंजीनियर है। दोस्तों, सिविल इंजीनियर का मतलब होता है सोचना। मतलब यदि कोई भी ड्राइंग हो, उस ड्राइंग को हम लोग सोचते हैं, सोच के पढ़ते हैं, समझते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिविल इंजीनियर बोलते हैं। हम लोग रोड देख रहे हैं, बिल्डिंग्स देख रहे हैं, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइट देख रहे हैं, बड़े बड़े डैम देख रहे हैं, पुल देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये सब क्या है? सिविल इंजीनियर है। सिविल इंजीनियर का मतलब होता है सोचना। सो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियर को स्टार्टअप करने के लिए कौन कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को जानना जरूरी है, मैं आप लोगों से आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, प्लीज यदि मेरे चैनल पे आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज ये वीडियो शुरू करते हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट नॉलेज के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग ये पता कर सकते हो, कोई भी साइट पे यदि आप लोग जाओगे एज अ फ्रेशर्स इंजीनियर, आप लोगों को ये पूछा जा सकता है कि 1 मीटर लेंथ का रेनफोर्समेंट में कितना केजी का वेट होता है, कितना केजी वेट होता है 1 मीटर का लेंथ में। तो दोस्तों, उसके लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना होगा, जिस फॉर्मूले पे आप लोग यदि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आप लोगों का 1 मीटर लेंथ में नहीं, बल्कि जितना नंबर्स ऑफ रेनफोर्समेंट दिया है वो भी सिंपली फाइंड आउट कर सकते हो। तो दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कैसे फाइंड आउट करें रेनफोर्समेंट का वेट। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हो कि हम लोगों को दिया गया है 10 mm का डायमीटर है रेनफोर्समेंट का, 12 mm लेंथ है रेनफोर्समेंट का, और नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट कितना है दोस्तों? नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट 30 दिया है। तो दोस्तों, इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? डी स्क्वायर यल अपॉन 162.2। ये फॉर्मूला हम लोग किसके लिए अप्लाई करेंगे दोस्तों? 1 मीटर लेंथ में। दोस्तों, 1 मीटर लेंथ में कितना वेट होता है ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, हम लोगों के पास 30 नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हो, यदि इस पे हम लोग 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट जो है उसका वेट आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। तो सिंपल है दोस्तों, आप लोग इस फॉर्मूले में आप रखिए, डायमीटर इसका दिया है 10 स्क्वायर इंटू 12 अपॉन 162.2 इंटू 30। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, 10 mm का स्क्वायर मैंने ले लिया, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में डी स्क्वायर इंटू एल, डायमीटर का स्क्वायर इंटू लेंथ, जो रेनफोर्समेंट का लेंथ है वो लेंथ, और नीचे में 162.2 से हम लोग को डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट में। इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो हम लोगों का टोटल वेट मिल जाता है, जितना हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोग रेनफोर्समेंट का वेट फाइंड आउट कर सकते हो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए और आप लोगों को साइट के लिए। कोई भी साइट पे आप जाओगे तो आप लोगों का कंक्रीट से रिलेटेड अलग ही क्वेश्चन किया जाएगा,
कंक्रीट से रिलेटेड आप लोगों को अलग ही परफॉर्म करना पड़ेगा कि कैसे स्लम्प टेस्ट के जरिए हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कितना स्लम्प टेस्ट होने से वो सीमेंट एग्रीगेट वर्केबल है, वो लोग तो हम लोग अलग ही फाइंड आउट करेंगे। बट सबसे पहले हम लोगों को पूछा जा सकता है रेनफोर्समेंट के बारे में, जो वेट पता लगाने के बारे में। सो इस तरीके से हम लोग बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस तरीके से हम लोग रेनफोर्समेंट का वेट फाइंड आउट करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करते हैं कि कोई सा भी घर बनाने के लिए, कोई सा भी कंस्ट्रक्शन साइट पे यदि आप लोग जाओगे, आप लोगों को ये पूछा जाएगा कि घर बनाने के लिए कौन कौन सा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, कैसे तुम एक अच्छे घर का निर्माण कर सकते हो। तो दोस्तों, एज ए सिविल इंजीनियर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम लोगों को किस किस तरीके से, किस किस प्रोसेस से गुजर के एक अच्छा घर का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूं कि एक अच्छा घर बनाने के लिए हम लोगों को कौन कौन सा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। प्लिंथ बीम हम लोगों को कितने हाइट पे प्रोवाइड करना पड़ता है, उसके बाद हम लोगों को लिंटल बीम कितने लोगों पे, कितने हाइट पे प्रोवाइड कराना पड़ता है, टाइप बीम हम लोगों को क्यों देना पड़ता है, डीपीसी हम लोगों को क्यों देना पड़ता है, इसके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, जैसे कि मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे हो, सबसे पहले घर का निर्माण करने के लिए हम लोगों को सॉइल का टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। दोस्तों, यदि आप लोगों को सॉइल का टेस्ट पता नहीं है कि कैसे किया जाता है, कौन सा सॉइल है जिस जगह पे हम लोग घर बनाने वाले हैं, तो आप लोग कैसे घर बना सकते हो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को सॉइल का टेस्ट करना पड़ेगा कि सॉइल उस जगह का कैसा है, किस प्रकार का बिहेव कर रहा है सॉइल। सिल्टी सॉइल है, उसमें बालू का मात्रा ज्यादा है, सैंड का मात्रा ज्यादा है, या मिट्टी ज्यादा है, वाह आप लोगों को कह सकते हैं स्टिकी सॉइल है, गम्बो जैसा होता है वो नेचर का होता है, वो सॉइल है, आप लोग बोल सकते हो। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है, हम लोग को सबसे पहले घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सॉइल को टेस्ट करना पड़ता है कि किस तरीके का सॉइल है, किस तरीके के सॉइल पे हम लोग यदि कोई सा भी कंस्ट्रक्शन को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो लोड बेयरिंग होगा, अच्छे से लोड बेयर कर सकता है वो सॉइल, हम लोगों को अच्छा स्ट्रेंथ वाला घर मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोसेस 1 के बारे में। प्रोसेस 1 क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सॉइल टेस्ट करते हैं कि सॉइल किस प्रकार का है, किस तरीके से बिहेव कर रहा है। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, प्लिंथ बीम का देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कोई भी घर का निर्माण करने के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, प्लिंथ बीम बनाने के लिए हम लोग M25 ग्रेड का रेशियो प्रयोग करते हैं। अब M25 ग्रेड का रेशियो कितना है दोस्तों, 1:2:2। तो दोस्तों, 1 बैग ऑफ सीमेंट, 2 बैग ऑफ सैंड एंड 2 बैग ऑफ एग्रीगेट हम लोग लेते हैं प्लिंथ बीम को बनाने के लिए। तो दोस्तों, प्लिंथ बीम बनाने के लिए हम लोग M25 ग्रेड का रेशियो प्रयोग करते हैं। अब प्लिंथ बीम हम लोग को कितने हाइट पे प्रोवाइड करना है, कितने हाइट पे हम लोगों को प्लिंथ बीम देना है दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, एज अ सिविल इंजीनियर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कोई भी प्लिंथ बीम को देने के लिए हम लोगों को ग्राउंड सरफेस से 2 फीट ऊपर देना पड़ता है। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हो, जैसे ये सॉइल है, इससे 2 फीट ऊपर हम लोग प्लिंथ बीम प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों, ये आपका प्लिंथ बीम है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये आपका प्लिंथ बीम है जो मैंने सरफेस लेयर से 2 फीट ऊपर प्रोवाइड कराया है। अब जो प्लिंथ बीम बनने के बाद कोई सा भी घर ऐसा होता है, कोई घर जिसमें आप लोग बिल्कुल डीपीसी देते ही नहीं हो। फ्रेंड्स, अगर डीपीसी आप लोग नहीं दोगे तो घर का स्ट्रेंथ कैसे आएगा, आएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। अब बताइए कैसे, यदि डीपीसी नहीं दोगे तो आपको जो सरफेस का जो वाटर होता है वो प्लिंथ बीम के जरिए आप लोगों को ब्रिक्स मशीनरी में जा सकता है, वॉल में जा सकता है, जिसके कारण वॉल्स कमजोर पड़ सकते हैं, उसमें क्रैक्स जनरेट हो सकता है। तो बताइए घर स्ट्रेंथ कैसे ले पाएगा। तो दोस्तों, प्लीज
यदि आप लोग एक सिविल इंजीनियर हो, अपने क्लाइंट को ये सजेस्ट करिए कि प्लिंथ बीम के ऊपर हम लोगों को डीपीसी देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं डीपीसी के बारे में। ये होता है डैम प्रूफ कोर्स। इसको किस वजह से हम लोग प्रोवाइड कराते हैं कि ये जो सरफेस का जो वाटर होता है उसको सीवेज ना होने दे। सीवेज का मतलब जो होता है दोस्तों, वो सरफेस का जो वाटर होता है वो प्लिंथ बीम के जरिए हम लोगों को ब्रिक्स में जा सकता है, जिसके कारण हम लोगों को वॉल डैमेज हो सकता है, उसमें क्रैक्स जनरेट हो सकता है, जिसके चलते हम लोग डीपीसी प्रोवाइड कराते हैं। डीपीसी प्रोवाइड कराते हैं हम लोग M15 ग्रेड का दोस्तों, जिसमें हम लोग 1 बैग ऑफ सीमेंट, 2 बैग ऑफ सैंड एंड 4 बैग ऑफ एग्रीगेट लेते हैं, जिसके कारण हम लोग डीपीसी स्ट्रेंथ दे सकते हैं डीपीसी को। और डीपीसी में आप लोग हो नहीं सके दोस्तों, प्लीज 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 डीपीसी में आप लोग एड मिक्सर भी मिलाना ना भूले। एड मिक्सर का मतलब ये होता है, जैसे कि बाजार में उपलब्ध है डॉक्टर फिक्सेट। डॉक्टर फिक्सेट क्या करता है, इसमें एड मिक्सचर के जरिए जो डीपीसी होता है उसको प्रॉपर प्लेन बनाने में मदद करता है। प्रॉपर जो होता है ना एक प्रकार का, जो जिसपे कोई भी पानी अगर जाएगा तो वो उस पे स्टे ही नहीं कर पाता है, वो पिछल के नीचे आ जाएगा। इसके लिए हम लोग डॉक्टर फिक्सेट का मिक्स प्रोपोर्शन देते हैं, इसमें डीपीसी में प्रोवाइड करवाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आपका डीपीसी जो मैंने प्लिंथ बीम के जस्ट ऊपर प्रोवाइड कराया है। अब डीपीसी के ऊपर हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, सिंपल सी बात है, डीपीसी के ऊपर हम लोगों को वॉल कंस्ट्रक्ट करना है, ब्रिक्स मशीनरी का वर्क करना है। तो अब दोस्तों कितने इंजीनियर होते हैं सीधा डायरेक्ट ब्रिक्स मशीनरी में लगा देते हैं लेबर को, वर्कर्स को, कि तुम डायरेक्ट ब्रिक्स मशीनरी करो। नहीं दोस्तों, कम से कम ब्रिक्स को आपको 24 घंटे के लिए पानी में रखना पड़ता है, जिसके कारण ब्रिक्स जो होता है अपना फुल स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। तब जाके यदि आप लोग ब्रिक्स मशीनरी करोगे तब जाके आपका वॉल फुल स्ट्रेंथ ले पाएगा। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल ना भूले, प्लीज 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 आप लोग ब्रिक्स को 24 घंटे के लिए पानी में जरूर रखें। उसके अगले दिन बाद आप लोग ब्रिक्स मशीनरी का काम शुरू करवाइए दोस्तों। ना हो सके तो प्लीज यदि आप लोग ब्रिक्स मशीनरी से पहले 2 घंटे पहले तक आप ब्रिक्स को वाटर में रख सकते हैं, डुबो के रख सकते हैं। तो दोस्तों अब ब्रिक्स मशीनरी के बाद आता है सील बैंड। तो दोस्तों सील बैंड हम लोग कहाँ प्रोवाइड कराते हैं? सील बैंड हम लोग उस जगह पर प्रोवाइड कराते हैं जहां पर हम लोग को विंडो देना होता है। विंडो के नीचे हम लोग सील बैंड प्रोवाइड कराते हैं जो होता है M20 ग्रेड का। दोस्तों M20 ग्रेड में हम लोग क्या करेंगे, 1 बैग ऑफ सीमेंट, 1.5 बैग ऑफ 1.5 बैग ऑफ सैंड एंड 3 बैग ऑफ एग्रीगेट लेते हैं और उससे क्या करते हैं हम लोग सील बैंड का उसको प्रोवाइड कराते हैं विंडोज के नीचे, विंडोज के बिल्कुल नीचे हम लोग सील बैंड का प्रोवाइड कराते हैं। अब सील बैंड प्रोवाइड होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सील बैंड यदि उपयोग हो गया हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे। ये रहा आपका सील बैंड। अब सील बैंड के प्रयोग हो जाने के बाद फिर से हम लोग क्या करते हैं, ब्रिक्स वर्क करना शुरू कर देते हैं। ब्रिक्स वर्क करने के बाद हम लोग सबसे ऊपर में क्या देते हैं दोस्त, टाई बीम देते हैं। टाई बीम देते हैं दोस्तों। अब ये टाई बीम कितने ग्रेड का होता है, कौन सा ग्रेड मिक्सर से हम लोग बनाते हैं टाई बीम? तो दोस्तों टाई बीम बनाने के लिए भी हम लोग M20 ग्रेड का ही रेशियो का प्रयोग करते हैं, जिसमें 1 बैग ऑफ सीमेंट लेते हैं, 1.5 बैग ऑफ सैंड लेते हैं और 3 बैग ऑफ एग्रीगेट लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कुछ मैंने आप लोगों से शेयर किया कि घर बनाने के लिए कौन कौन सा तरीके का कौन कौन सा प्रोसेस होके गुजारना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से मैं आप लोगों से फिर से एक रिवाइज करा देना चाहता हूं कि सबसे पहले सॉइल टेस्ट करेंगे हम लोग। सॉइल टेस्ट करने के बाद 2 फीट ऊपर हम लोग प्लिंथ बीम प्रोवाइड कराना है दोस्तों। प्लिंथ बीम के जस्ट ऊपर में हम लोग को डीपीसी वर्क करना है दोस्तों। डीपीसी वर्क करने के बाद ब्रिक्स मेसनरी करना है दोस्तों। ब्रिक्स मेसनरी के बाद फिर से हम लोगों को सील बैंड प्रोवाइड कराना है जस्ट विंडोज के नीचे। फिर से हम लोगों को ब्रिक्स मेसनरी का वर्क करना है, उसके ऊपर में हम लोग को टाई बीम प्रोवाइड कराना है दोस्तों। तो दोस्तों आशा है कि ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
तो चलिए दोस्तों, अब कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट नॉलेज के बारे में आप लोगों से मैं बातचीत करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं पीपीसी क्या होता है, आरसीसी क्या होता है, आरबीसी क्या होता है और डीपीसी क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, पीसीसी का मतलब होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो दोस्तों, प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता क्या है दोस्तों? खास करके जिसमें रेनफोर्समेंट का प्रयोग नहीं किया जा सकता, जिसमें रेनफोर्समेंट का प्रयोग होता ही नहीं है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लेन सीमेंट कंक्रीट कहते हैं दोस्तों। प्लेन सीमेंट कंक्रीट हम लोग M10 ग्रेड का, M15 ग्रेड का, M7.5 ग्रेड का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ज्यादातर M5 ग्रेड का भी यूज हम लोग प्लेन सीमेंट कंक्रीट में कर सकते थे, मगर आज के जमाने में M5 ग्रेड बाजार में उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम लोग M5 ग्रेड का उपयोग नहीं करते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट में। तो दोस्तों, चलिए बातचीत करते हैं आरसीसी के बारे में। तो दोस्तों, आरसीसी क्या होता है? रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। दोस्तों, आरसीसी क्या होता है? जिसमें रेनफोर्समेंट का प्रयोग होता है, जिसमें सरिया का प्रयोग होता है, जिसमें रॉड का प्रयोग किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आरसीसी बोलते हैं। तो दोस्तों, आरसीसी स्ट्रक्चर क्या होता है? जो सीमेंट कंक्रीट और सरिये से मिलकर जो बना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आरसीसी स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो, आरसीसी का मतलब होता है रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, जो हम लोग M20 ग्रेड से लेकर M30 ग्रेड तक प्रयोग करते हैं, यूज में लाते हैं दोस्तों। वैसे ही बात करें हम लोग डीपीसी की, तो डीपीसी क्या होता है दोस्तों? डैम प्रूफ कोर्स होता है दोस्तों, डैम प्रूफ कोर्स। ये डैम प्रूफ कोर्स क्या होता है दोस्तों? जो ग्राउंड सरफेस जो लीकेज होकर जो वाटर प्लिंथ बीम के जरिए जो हम लोगों को ब्रिक्स में चला जाता है, वॉल्स में चला जाता है, उसको हम लोग अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए हम लोग प्लिंथ बीम के ऊपर में क्या प्रयोग करते हैं? डीपीसी प्रयोग करते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डैम प्रूफ कोर्स बोलते हैं दोस्तों। इसी के साथ हम लोग बातचीत करेंगे आरबीसी के बारे में। दोस्तों, आरबीसी क्या है? रेनफोर्समेंट ब्रिक्स कंक्रीट, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ ब्रिक्स कंक्रीट और रेनफोर्समेंट का प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? आरबीसी बोलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हो कि पीपीसी, आरसीसी, डीपीसी, आरबीसी किसे कहते हैं। ऐसे ज्यादातर इंजीनियरों को ये पता ही होगा कि ये सब कहते किसे हैं दोस्तों। मैंने एक वीडियो सीरीज शुरू किया है, जिसके चलते मैं आप लोगों से बताना चाह रहा हूं, ताकि कोई भी फ्रेशर्स इंजीनियर हो, कोई भी स्टूडेंट हो, जिसे आसानी से ये जान सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बातचीत करेंगे अब डेंसिटी के बारे में। दोस्तों, डेंसिटी हम लोग किसे बोलेंगे? डेंसिटी पीपीसी का, आरसीसी का, सीमेंट का, स्टील का, वुड का कितना कितना डेंसिटी होता है, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो आप लोगों को गेट जैसे एग्जाम में पूछ सकता है, या कोई भी इंटरव्यू में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि पीसीसी का डेंसिटी कितना होता है, आरसीसी का डेंसिटी कितना होता है, व सीमेंट का डेंसिटी कितना होता है, स्टील का डेंसिटी कितना होता है। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हो ये डेंसिटी के बारे में। जो पीपीसी का डेंसिटी होता है वो 2400 kg पर मीटर क्यूब होता है दोस्तों। वही आरसीसी का डेंसिटी जो होता है 2500 kg पर मीटर क्यूब होता है दोस्तों। वही बात किया जाए स्टील का दोस्तों, तो स्टील का डेंसिटी होता है 7850 kg पर मीटर क्यूब होता है दोस्तों। वही बात किया जाए डेंसिटी ऑफ सीमेंट के बारे में, तो डेंसिटी ऑफ सीमेंट क्या होता है दोस्तों? 1440 kg पर मीटर क्यूब होता है दोस्तों। वही बात किया जाए ब्रिक्स का डेंसिटी के बारे में, तो ब्रिक्स का डेंसिटी कितना होता है? तो दोस्तों, ब्रिक्स का डेंसिटी जो होता है 1600 से लेकर 1900 तक केजी मीटर क्यूब तक होता है दोस्तों। 1600 से लेकर 1900 तक होता है केजी पर मीटर क्यूब ब्रिक्स का डेंसिटी। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं वुड का डेंसिटी का। जो वुड होता है उसका डेंसिटी कितना होता है? उसका 1200 केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी होता है दोस्तों। प्लीज दोस्तों, इस बातों को नोट कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम फैक्टर के लिए, आपका गेट प्रिपेयर के लिए, और बहुत सारे एग्जाम के लिए ये डेंसिटी पूछा जा सकता है कि आरसीसी का, पीसीसी का, स्टील का, सीमेंट का डेंसिटी कितना कितना होता है। तो दोस्तों, ये डेंसिटी के बारे में बात किया। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि
यदि आप लोगों को कोई भी साइट पे यदि पूछा जा सकता है कि 1 बैग ऑफ सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है, तो दोस्तों 1 बैग ऑफ सीमेंट का वॉल्यूम होता है 0.034। दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो 1 बैग ऑफ सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है, 0.034 होता है दोस्तों। तो वही दोस्तों आप लोगों को वॉल्यूम पता चल गया, आप लोगों को सीमेंट का डेंसिटी पता चल गया। तो वैसे दोस्तों इंटरव्यू में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है कि 1 बैग ऑफ सीमेंट में 50 केजी का होता है, यदि 1 बैग ऑफ सीमेंट 50 केजी का होता है तो ये कैसे होता है, किस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि 1 बैग ऑफ सीमेंट में 50 केजी सीमेंट रहता है। तो दोस्तों सिंपल तरीका है, हम लोगों ने पढ़ के कहीं से याद करके बोल दिए है कि 1 बैग ऑफ सीमेंट 50 केजी का होता है। तो दोस्तों किस तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि 1 बैग ऑफ सीमेंट में 50 केजी ही होता है। तो दोस्तों कोई भी मास निकालने के लिए मास निकालने की फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है फॉर्मूला, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। दोस्तों मास निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सपोज हम लोगों ने सीमेंट का वेट निकालना है हम लोगों को 1 बैग में कितना वेट होता है वो निकालना है। तो दोस्तों वॉल्यूम आप लोगों को पता है सीमेंट का कितना होता है 0.034। तो 0.034 इंटू आप इसका डेंसिटी आप लोगों को पता है 1440। अगर दोस्तों इसको मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो अप्रोक्स आप लोगों को मिल जाएगा 48.96। तो दोस्तों 48.96 आ गया तो हम लोग बोल सकते हैं ये अप्रोक्स 50 केजी हो गया, कि इस तरीके से 50 केजी आ सकता है। तो उसके लिए आप लोगों को डेंसिटी कंटेस्ट होना पड़ेगा और वॉल्यूम आप लोगों को याद करना पड़ेगा। दोस्तों इन बातों को आप प्लीज नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये बात आप लोगों से हर एक एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ तक कि गेट के एग्जाम में, इंजीनियरिंग के इंटरव्यू में, इंजीनियरिंग का कोई भी आप एग्जाम देंगे उस एग्जाम में आप लोगों को पूछ सकता है कि डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितना होता है, डेंसिटी ऑफ ब्रिक्स कितना होता है, और आप लोगों को पूछ सकता है कि डेंसिटी ऑफ फ्लोइंग्स बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स बताने के लिए। तो ऐसे ऐसे आप लोग बता सकते हो। खास करके इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू के लिए, आप लोगों को सीधा सवाल पूछ देगा कि बेटा बताओ कि जो स्टील होता है उसका डेंसिटी कितना होता है। उस समय आप लोग मुंह फाड़ के ऐसे मत देखने लगना। प्लीज दोस्तों आप लोग प्लीज ये कर ही लीजिए, ऐसे नहीं कि शर्मा के बोलोगे सर मुझे नहीं आता, चाहे कुछ भी वहां पर आपसे पूछेगा ही दोस्तों, ऐसे नहीं होता है। सिविल इंजीनियर माना किसे जाता है दोस्तों, यदि आप लोग फील्ड में जा रहे हो, इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोग सिविल इंजीनियर कैसे बनोगे, किस तरीके से बनोगे। इसीलिए आप लोग ये बिल्कुल सही तरीका है, सही मायने है कि आप लोग इसको याद करिए और फील्ड में अप्लाई करिए। किस तरीके से मटेरियल से कितना हम लोग लेंगे तो कितना वेट आएगा इसका। तो चलिए दोस्तों कुछ और नॉलेज के बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। दोस्तों मैंने ऐसे ही तरीके से आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। एक बात आप लोग सोचे होंगे, जो खान सर है यार, खान सर गजब का टीचर है यार, ऐसा टीचर तो मैंने कभी नहीं देखा खान सर जैसा। क्या पढ़ाता है बंदा, क्या पढ़ाता है, किस तरीके से नॉलेज देता है। फ्रेंड्स बात ही छोड़ दो खान सर का, मैं तो फैन हो गया खान सर, लव यू खान सर। एक बात और है, खान सर को कांग्रेट्स खान सर, जो 2020 का जो क्रिएटर है उसमें वर्ल्ड में 8 नंबर पे आया जो खान सर, उसके लिए खान सर को बहुत सारा बधाइयाँ। तो चलिए दोस्तों खान सर का पढ़ाने का तरीका जो है यार खतरनाक है दोस्तों, उसका जो बोलने का लैंग्वेज जो होता है ना, फिदा हो जाता है दोस्तों। तो चलिए आप अब वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कुछ और नॉलेज के साथ। तो दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं क्यूरिंग टाइम। तो दोस्तों ये क्यूरिंग टाइम क्या होता है। क्यूरिंग जो टाइम होता है, जो हम लोग वाल को क्यूरिंग करते हैं, वाल में जो पानी का देना होता है, पानी का छिड़काव करना जो होता है दोस्तों, वो ओपीसी के लिए हम लोग कितने दिन तक उसमें हम लोग पानी का छिड़काव करेंगे, क्यूरिंग करेंगे। तो दोस्तों ओपीसी के लिए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है उसके लिए हम लोग 7 डेज क्यूरिंग करेंगे। वहीं दोस्तों ओपीसी प्लस एड मिक्सचर जो होता है, अब दोस्तों एड मिक्सचर क्या होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था
कि ऐड मिक्सचर जो होता है, जैसे कि डॉक्टर फिक्सेट हो गया, ये ऐड मिक्सचर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ओपीसी प्लस ऐड मिक्सचर का हम लोग क्यूरिंग टाइम कितना लेते हैं, 10 डेज लेते हैं। वहीं दोस्तों पीपीसी जो होता है, तो दोस्तों पीपीसी जो होता है पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट, उसका क्यूरिंग डेज कितना है दोस्तों, उसका क्यूरिंग डेज 10 डेज हम लोग लेते हैं। उसको 10 डेज तक पानी का छिड़काव करते हैं, 10 डेज तक क्यूरिंग करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं डी सेटरिंग टाइम का। जो सेटरिंग टाइम होता है वो सेटरिंग टाइम हम लोग कितने दिनों तक रख सकते हैं, कितने दिनों के बाद हम लोग डी सेटरिंग कर सकते हैं, उससे खोल सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग देख पा रहे हैं कोई भी वर्टिकल मेंबर के लिए, जो हम लोगों को वर्टिकल मेंबर जो होता है, जैसे हो गया हम लोगों को जो वर्टिकल मेंबर जो है उसके लिए हम लोगों को 17 to 24 आवर का 17 to 24 आवर का टाइम चाहिए होता है कोई भी वर्टिकल मेंबर को डी सेटरिंग करने के लिए दोस्तों। वहीं आप लोग देख पा रहे हो स्लैब के लिए क्या होता है दोस्तों, स्लैब का जो डी सेटरिंग करना होता है वो हम लोग 14 दिन से लेकर 21 डेज के बाद ही डी सेटरिंग कर सकते हैं दोस्तों। यदि कोई भी आप सिविल इंजीनियर हो तो आप लोगों को क्लाइंट को ये सलाह देना चाहिए कि आप लोग 14 और 21 दिन के बाद ही आप डी सेटरिंग करवाए। उससे क्या होता है, स्लैब का प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, प्रॉपर शेप वगैरह गेन कर लेता है, सब कुछ हो जाता है, उसमें वॉइड रेशियो नहीं रह जाता है, एयर वॉइड्स प्रेजेंस नहीं रह जाता है। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको डी सेटरिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो यही था बिल्कुल आज के लिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ कमेंट्स है तो प्लीज़ मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके आप लोग कमेंट्स कर सकते हो कि ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, और कुछ अच्छा करना चाहिए दोस्तों। आप लोगों का प्यार से ही मैं आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर कर पाता हूँ। यदि आप लोग नहीं हो तो मैं तो कुछ है ही नहीं। और मैंने बात किया था आप लोगों के साथ खान सर का, सर खानों में खान सर है, वो खान सर का तो बात ही कुछ अजीब है यार, था उसका तो मैं सदा ही आभारी रहूंगा खान सर का। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं इसका पार्ट 2 लेकर जरूर आऊँगा, और आगे मैं बताऊंगा ही कि घर बनाते समय रोड का कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, नए नए इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्ते।